अस्सलाम वालेकुम। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 विच इज़ इनपुट एंड आउटपुट हैंडलिंग। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमने टोटल क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है और फिर हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर जो जो चीज़ें कॉन्सेप्ट जो हैं वो करवाए गए उनको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके भी आपको दिखाया जाए ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। तो एज आई सेड के चैप्टर का नाम है इनपुट एंड आउटपुट हैंडलिंग। तो मैंने आप अगर हम कंप्यूटर की बात करें या किसी भी जो है वो मोबाइल फ़ोन की, तो अगर आप उसमें देखें तो उसमें 3 बेसिक फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं? आप उसमें कोई चीज़ इनपुट करते हैं, ठीक है, उस पर कोई प्रोसेस परफॉर्म होता है और उसके बाद आपको स्क्रीन पे कोई आउटपुट नज़र आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई गेम खेल रहे हैं मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, तो आप एरो कीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। एरो कीज़ से आप क्या कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। ये एरो कीज़ आपकी जाके प्रोसेस हो रही हैं और सामने स्क्रीन पे आपको जो आपकी कार है, फॉर एग्जांपल अगर आप रेसिंग गेम खेल रहे हैं तो आपकी कार जो है वो मूव कर रही है, तो वो आपको एज एन आउटपुट दिख रहा है। तो ये हमारे पास कुछ एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया। जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल लेने की कोशिश की है कि हाउ इट इज़ रिलेटेड। तो इसी तरीके से जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम के अंदर भी इनपुट एंड आउटपुट की हैंडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि इनपुट के अंदर हम क्या क्या वेरिएशंस हैं, किस तरीके से हम इनपुट ले सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, और आउटपुट के हिसाब से भी, और उसके अलावा हम और भी चीज़ें देखेंगे। इसका समरी ले लें तो चैप्टर है हमारा इनपुट एंड आउटपुट हैंडलिंग। ये चैप्टर हमारा मेजरली डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट्स के अंदर। पार्ट नंबर 1 है हमारा इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस और पार्ट 2 है हमारा ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज, ठीक है। ये है बेसिकली हमारा 3.1 और ये है बेसिकली हमारा 3.2, ठीक है। तो इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है? सबसे पहले हमने डिस्कस करने हैं आउटपुट फंक्शंस, उसके बाद हमने डिस्कस करने हैं इनपुट फंक्शंस, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड इन लास्ट एस्केप सीक्वेंस। ऑल राइट, तो अगर आप इनको डिवाइड करें तो ये है 3.1.1, ये है 1.2, ये है 1.3, ये है 1.4 और ये 1.5, ठीक है। 3 सबके आगे लगा हुआ है। तो ये हमारे पास इस तरीके से हो गए। इसके बाद अगर हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम ऑपरेटर्स की टाइप डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बाद हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ऑल राइट, इसके साथ हमने और जो 2-3 चीज़ें डिस्कस करनी है इन लास्ट, वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट एंड इक्वालिटी, डिफरेंस बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर। उसके बाद बेसिकली ये जो कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये ऑपरेटर की टाइप नहीं है बल्कि ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करने का एक तरीका है। तो जब हम इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे आपको इस चीज़ को क्लियर होगा कि इसको हम ऑपरेटर की टाइप्स के अंदर डिस्कस क्यों नहीं कर रहे, ठीक है जी। तो डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट एंड इक्वालिटी ऑपरेटर, डिफरेंस बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर, कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर भी हम इसको कहते हैं, और आखिरी टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स आ जाएं एक ही लाइन के अंदर तो कौन सा ऑपरेटर किस टाइम के ऊपर जो है वो सॉल्व होगा, क्या उनकी प्रेसिडेंस होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वाले चैप्टर के अंदर।
राइट नाउ हम डिस्कस करने जा रहे हैं आउटपुट फंक्शंस। इसमें हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आउटपुट फंक्शंस जो है हमारे पास बेसिकली ये डिवाइडेड है 3 मेजर पार्ट्स में। नंबर 1 डिस्प्लेइंग सिंगल कैरेक्टर, नंबर 2 डिस्प्लेइंग स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं हमारे पास? सेट ऑफ कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं? जो सिंगल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ABCD एंड सो ऑन। ठीक है जी। और उसके अलावा जो लास्ट है हमारे पास उसमें है डिस्प्लेइंग वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड एक्सप्रेशंस। तो जब हम बात करते हैं डिस्प्लेइंग सिंगल कैरेक्टर की, तो सिंगल कैरेक्टर के लिए हमारे पास जो फंक्शन यूज़ होता है डिस्प्ले करने के लिए, वो हमारे पास कौन कौन से हैं? एक तो है उनमें पुट 4 यानी पुट कैरेक्टर। ठीक है, फंक्शन को हम हमेशा इस तरीके से शो करते हैं, इसके आगे 2 कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, ये हमारे पास सिंगल कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल होता है डिस्प्ले करवाने के लिए। इसके अलावा अगर हम स्ट्रिंग्स की बात करते हैं, तो स्ट्रिंग के लिए हमारे पास जो फंक्शन यूज़ होता है वो है पुट्स। ठीक है, ये भी हमारे पास फंक्शन है, तो इसके आगे भी हम ब्रैकेट लगाते हैं। इसमें जो एस है ये बेसिकली किसको शो करता है? ये एस शो करता है आपका स्ट्रिंग को। और जब हम बात करते हैं वेरिएबल, कांस्टेंट्स और एक्सप्रेशन की, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट एफ का फंक्शन। दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट यूज फंक्शन। पुट्स और पुट कैरेक्टर भी हम देखेंगे, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रिंट एफ को ही यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अंदर और भी डिटेल्स हैं प्रिंट एफ की, तो जब हम प्रोग्राम बनाने जाएंगे तो उसमें देखेंगे। अभी जो है वो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर अब जो है वो हम प्रोग्राम के अंदर ही जो है वो चीज़ों को समझें। तो जो जो प्रोग्राम्स हैं आप उनकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा, और अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप उसको पूछ लीजिएगा। ओके, सो दिस इज़ योर डेफ C++ इंटरफेस। बिफोर स्टार्टिंग प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, दिस इज़ योर बेसिक इंटरफेस। और इसमें जो है वो हम जाएंगे फाइल के अंदर, न्यू, और सोर्स फाइल हम सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आपके पास इट्स अ सॉर्ट ऑफ टैब जो कि यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें जो है वो एक बेसिक, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, कि जो बेसिक हमारे पास स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, विच इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम stdio.h। ठीक है, दिस फाइल इनेबल्स अस टू यूज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। उसके बाद हम मेन का एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बेसिकली क्या होता है? वो पार्ट ऑफ प्रोग्राम जो कि जिसके अंदर हम कोई प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, एंड इट शुड बी इनक्लोज्ड इन दीज पैरेंथेसिस। तो अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हम कहीं पे भी अपने प्रोग्राम के अंदर अगर कोई नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट शामिल करना चाहें, तो इस तरीके से हम 2 स्लैशेस लगा के उसको कमेंट बना सकते हैं। कमेंट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये वो पार्ट होता है जिसको आपका कंपाइलर इग्नोर कर देता है। वरना आप कोई एक वर्ड भी लिखेंगे तो आपका कंपाइलर जो है वो उसको ट्रांसलेट करने की और उसको प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स के हिसाब से देखने की कोशिश करेगा कि क्या चीज़ है, और जब उसको समझ नहीं आएगा तो वो एरर दे देगा। लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है किसी चीज़ की, कोई चीज़ याद रखनी है, तो आप उसको कमेंट की फॉर्म में अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। दिस कम्स इन वेरी हैंडी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ output functions number 1, and in output functions what we are going to see, we are going to see displaying single character। ठीक है, तो सिंगल कैरेक्टर के लिए हमारे पास जो सबसे ज़्यादा कॉमन फंक्शन है वो है पुट 4 यानी कि पुट कैरेक्टर। इसको हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा पुट 4, ब्रैकेट लगाया, और जो कैरेक्टर होता है हमेशा वो सिंगल कोट्स के अंदर जो है वो लिखा जाता है। यहाँ पे अगर मुझे अपनी स्क्रीन के ऊपर एक ए प्रिंट करना है तो मैं इस तरीके से यूज़ करूँगा पुट कैरेक्टर, और उसके बाद कोटेशन अपना सिंगल कोट्स विद इन राउंड ब्रैकेट्स। और ये जो चीज़ मैंने लगाई इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। जहाँ पे भी आप अपनी लाइन एंड करेंगे तो वहाँ पर आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर को यूज़ करेंगे। ये टॉपिक आगे आ रहा है, मगर
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने साथ साथ साइमल्टेनियसली लेके चलनी है, इस वजह से मैं जो है वो साथ साथ ही करवा रहा हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर आप देखें तो ये कीज़ आपके पास इनेबल हो चुकी हैं। इसके ऊपर अगर आप लेकर जाएंगे तो ये आ रहा है कंपाइल एंड रन, इसके बाद ये डायरेक्टली रन और ये कंपाइल। ठीक है, तो आपके पास जो सबसे ज़्यादा काम की और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली की होगी कंपाइल एंड रन। एज सुन एज आई प्रेस दिस की, तो ये मुझसे पहली दफ़ा में पूछेगा, जब पहली दफ़ा मैं प्रोग्राम को रन करूँगा कि इसको सेव कहाँ करना है। तो मैंने सी प्रैक्टिस के नाम का एक फ़ोल्डर बना लिया, आपकी मर्ज़ी आप जहाँ दिल चाहे बना लें। उसके बाद यहाँ पे इसको सी सोर्स फाइल कर दीजिएगा, क्योंकि हम सी के सिंटैक्स के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसको आप नाम दे दें फर्स्ट प्रोग्राम का या कुछ भी जो आपका दिल चाहे, एंड देन यू सेव इट। Now wait for a minute, not a minute but few seconds, and your display will be here। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो है वो डिस्प्ले ए आ चुका है। ठीक है, सो दिस इज जस्ट सिंपल, वेरी सिंपल सिंटैक्स ऑफ पुट करेक्टर। इसी को हम दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ डबल स्लैश लगा के, ताकि ये मेरे पास यहाँ रहे भी मगर नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट हो। फॉर एग्जांपल मैं एक करेक्टर कंसिडर करता हूँ सी एच के नाम का। ये जो करेक्टर है CHAR है, ये बेसिकली आपकी क्या है, डेटा टाइप है और ये आपका वेरिएबल है। ये जो CH है ये एक करेक्टर को होल्ड करके रख सकता है। ठीक है, उसके बाद मैं इस CH के अंदर एक वेरिएबल सेव करवा देता हूँ, एक करेक्टर सेव करवा देता हूँ which is B. Alright, and after that I need to print that B on my screen. For that I need to use put char bracket। अब मैं ब्रैकेट में अगर CH जो है वो लिखूँगा और यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लाजमी होता है, यहाँ पे मैं भूल गया लगाना, यहाँ पे भी लगा देता हूँ। उसके बाद देखें हमारे पास क्या होगा जब मैं, अच्छा इसकी शॉर्ट की है F11 मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर देखें मेरे पास स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो रहा है, बी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, बी किस तरीके से प्रिंट हो रहा है, सबसे पहले देखें मैंने इसे वेरिएबल इनिशिएट किया करेक्टर डेटा टाइप का CH के नाम से। उस CH के अंदर मैंने सेव करवा दिया बी का करेक्टर, और उसके बाद जब मुझे उसको स्क्रीन पे प्रिंट करना था तो उसके लिए मैंने यूज़ करा पुट चार यानी पुट करेक्टर, और ब्रैकेट्स में मैंने कौन सी वैल्यू पास कर दी जिस वैल्यू के अंदर बी सेव था। तो हेयर यू कैन सी ऑन योर आउटपुट स्क्रीन द बी इज प्रिंटेड। सो दिस इज योर पार्ट ऑफ डिस्प्लेइंग अ सिंगल करेक्टर। इसमें हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं। एक्चुअली एक चीज़ डिस्कस की है कि पुट चार का फंक्शन हम कैसे यूज़ करते हैं। इन सब को हम कर देते हैं रिमूव, और अब हम देखते हैं डिस्प्लेइंग करेक्टर। यानी कि अगर आपको नॉट करेक्टर डिस्प्लेइंग स्ट्रिंग अगर आप स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना हो तो आप कैसे करवाएंगे, सेट ऑफ करेक्टर्स इज स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपकी आसानी के लिए लिख भी दिया है, बट मेक श्योर कि आप ये कमेंट में लिखें। अब स्ट्रिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं पुट्स का फंक्शन। एस जो है इसमें ये स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है, और पुट जो है वो आपका एक लाइब्रेरी फंक्शन है। तो पुट्स को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, पुट्स हमने लिखा ब्रैकेट, और जो स्ट्रिंग होता है यानी सेट ऑफ करेक्टर्स होता है वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर आपका जा रहा होता है, अनलाइक सिंगल करेक्टर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई भी स्ट्रिंग, आई लव माई कंट्री। ऑलराइट, और उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ पैरेंथेसिस में, एंड एज सून एज आई प्रेस F11 तो यहाँ पर देखें आपके पास हमारे पास ये स्ट्रिंग स्क्रीन के ऊपर मेंशन है। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, अच्छा साथ में मैं आपको एक और डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कमेंट के बजाय याद रखने के लिए जो है वो लिख दिया ऐसे ही, सेट ऑफ करेक्टर इज स्ट्रिंग। अब जब मैं F11 प्रेस करूँगा तो मेरा कंपाइलर इसको जो है वो रीड करने की कोशिश करेगा, और फिर उसके बाद वो मुझे बहुत सारे एरर्स दे देगा, अननोन नेम सेट एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स एंड दिस। ठीक है, तो इन शॉर्ट इसको हमें नॉन एग्जीक्यूटेबल बनाना है, तो उसके लिए हम डबल स्लैश इस तरीके से यूज़ करते हैं। ओके, सो अनदर वेरिएशन ऑफ पुट्स इज के हम एक करेक्टर वेरिएबल ले लें, सॉरी स्ट्रिंग करेक्टर CH, और
क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग जो होता है वो सेट ऑफ करेक्टर्स होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने करेक्टर CH20 ले लिया। ये किस लिए लिया है मैंने, ये बेसिकली क्या है, जो स्ट्रिंग होता है आपका उसकी डेटा टाइप करेक्टर्स होती है, मगर वो मल्टीपल करेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो मुझे फॉर एग्जांपल 20 स्पेसेस चाहिए मेमोरी के अंदर उन सब करेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, ये स्पेस ले ली। अब इस करेक्टर के अंदर मैंने अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस CH के अंदर कोई भी चीज़ सेव करनी है, कोई नेम सेव करना है। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन यूज़ करता हूँ strcpy का। इसका मतलब होता है स्ट्रिंग कॉपी, ठीक है। स्ट्रिंग कॉपी को हम यूज़ कैसे करते हैं, सबसे पहले आप वो वेरिएबल लिखते हैं जिसके अंदर आपने उस करेक्टर्स उस स्ट्रिंग को सेव करवाना है, कॉमा, और उसके बाद वो स्ट्रिंग लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑलराइट स्टेटमेंट टर्मिनेटर, इट्स वेरी नेसेसरी। अब यहाँ पे ये जो str कॉपी है ये क्या करेगा, इस CH के अंदर इस आई लव माई कंट्री के स्ट्रिंग को सेव करवा देगा, ठीक है, कॉपी कर देगा। उसके बाद अगर हमें इसको प्रिंट करवाना है तो मैंने लिखा यहाँ पे पुट्स और ब्रैकेट, और अब मैं इसमें क्या पास करवाऊँगा, आई लव माई कंट्री किसके अंदर सेव है, इस CH के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया CH स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और मैं यहाँ पे F11 प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पर देखें हमारे पास दोबारा से वही चीज़ जो थी वो प्रिंट हो गई। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर साइंस, और उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो ये प्रोग्राम रन कैसे कर रहे हैं मैं दोबारा जल्दी से बताता हूँ। यहाँ पे हमने ये एक्चुअली मेमोरी के अंदर 20 स्पेसेस ऑक्यूपाइड की CH करेक्टर के लिए। डेटा टाइप उसकी क्या है, करेक्टर है, और वेरिएबल क्या है हमारा CH। उसके बाद हमने इस CH के अंदर कंप्यूटर साइंस के स्ट्रिंग को सेव कर दिया, और उसको प्रिंट करवाने के लिए हमने पुट्स का यूज़ किया, और फिर उसके बाद हमने इसमें वो पास कर दिया जो CH जिसके अंदर सेव था। अब देखें यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस CH की जगह मैं कर देता हूँ A, ठीक है। अब क्या होगा, वेरिएबल है A, तो मुझे A के अंदर सेव करवाना है, और अब मैं पास क्या करूँगा यहाँ पे A, ठीक है। तो अब भी इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ये वेरिएबल है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया था, वेरिएबल इज़ यूज्ड टू होल्ड योर वैल्यूज़, आइदर कोई भी किस्म की वैल्यू हो सकती है। अब जब हम प्रोग्राम रन करेंगे को हम कर देते हैं बंद। अब जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे प्रोग्राम के ऊपर। व्हाट यू सी इज़ योर आउटपुट, ठीक है। एक चीज़ और हो सकता है कि आपके पास ये काम ना करे, तो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई एरर दे तो यहाँ पे आप एक लाइब्रेरी फाइल भी इंक्लूड करवा सकते हैं, विच इज़ यूज फॉर स्ट्रिंग, एंड दैट इज़ string .h, ठीक है। तो हो सकता है अगर आपके पास ये एरर दे। तो इस तरीके से हमारे पास यूज़ होगा पुट्स का फंक्शन। नाउ लास्ट फंक्शन हम देख लेते हैं, विच इज़ डिस्प्लेइंग टेक्स्ट वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशंस, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ द फंक्शन दैट वी आर गोइंग टू यूज़ मोस्ट, ठीक है। तो ये फंक्शन है हमारे पास printf। printf को हम कैसे यूज़ करते हैं, printf पैरेंथेसिस और उसके अंदर स्टेटमेंट कोटेशन मार्क्स। तो इसके अंदर भी आप डायरेक्टली कोई नेम पास कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें नॉर्मल देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसमें कोई स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं। स्ट्रिंग क्या है हमारे पास, कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है। आई स्टडी इन क्लास 10, स्टेटमेंट टर्मिनेटर F11। तो यहाँ पर देखें आपका आउटपुट दिखा आई स्टडी इन क्लास 10। अब हम इसको मल्टीपल तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर डेटा टाइप का A, ठीक है। एक वेरिएबल लिया मैंने इंटीजर डेटा टाइप का B, ठीक। इस A के अंदर मैंने वैल्यू सेव करवा दी 5, और इस B के अंदर मैंने वैल्यू सेव करवा दी 6।
यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया। ठीक है, तो अब हम अगर हमें स्क्रीन के ऊपर वैल्यूज़ प्रिंट करनी है तो हम कैसे प्रिंट करेंगे? द वैल्यू ऑफ ए इज़, अच्छा अब ए जो है हमारे पास ये है, इसकी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। इंटीजर के लिए हमारे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर को अभी हम डिटेल से भी देखेंगे, तो वो होता है परसेंटेज डी। ठीक है, परसेंटेज डी क्या होता है इसको आप समझ लें। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ परसेंटेज डी, आप ऐसा समझ लें कि होता है परसेंटेज डी इज इक्वल्स टू फॉर एनी इंटीजर वैल्यू। ठीक है, किसी भी इंटीजर वैल्यू के लिए आपका परसेंटेज डी काम करता है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू होगी वो उठ के इस जगह के ऊपर आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी एंड वैल्यू ऑफ बी इज परसेंटेज डी। ठीक है, अब ए और बी की वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें उठ के कहाँ से आएंगी? ये इसमें वेरिएबल से उठ के आएंगी। पहले इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो ए के वेरिएबल से आएगी यहाँ से, तो वही वेरिएबल सेम हमने यहाँ पर लिखना है। कोटेशन मार्क्स क्लोज कर दिए, कॉमा लगा दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए। और बी की जो वैल्यू है वो कहाँ से उठ के आएगी? वो इस वेरिएबल से उठ के आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कॉमा लगा दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया बी। अब देखें इसका आउटपुट क्या होगा। द वैल्यू ऑफ ए इज़ 5 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज़ 6। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारे पास ये फंक्शन काम कर रहा है। इसको आप देखें प्रोग्राम को और फिर आउटपुट को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखें हमने a इज़ इक्वल्स टू 5 और b इज़ इक्वल्स टू 6, जिनकी डेटा टाइप है इंटीजर। अगर आपको डेटा टाइप्स नहीं याद तो आप पुराने लेक्चर्स से देख सकते हैं मेरे जाके। लेक्चर्स में मैंने शुरू के लेक्चर्स में डिफ़ाइन किया डेटा टाइप्स क्या हैं। उसके बाद हमारे पास प्रिंट एफ का जो फंक्शन है, इसमें हमने सिंपली परसेंटेज डी यानी कि इनके टाइप स्पेसिफायर्स को यूज़ किया और स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट करवाए ए और बी की वैल्यू। अब देखें परसेंटेज डी से होगा क्या कि यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू चेंज करता हूँ। ए इज़ इक्वल्स टू 10 और बी इज़ इक्वल्स टू 20। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा था परसेंटेज डी का मतलब क्या होता है? फॉर एनी वैल्यू ऑफ इंटीजर। तो ये ऑटोमेटिकली ए से इसकी वैल्यू उठा लेगा और बी से इसकी वैल्यू उठा लेगा। उसके बाद जब मैं इसको रन करूँगा तो देखें ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा? वैल्यूज़ को चेंज कर देगा। ये देखें द वैल्यू ऑफ ए इज़ 10 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज़ 20। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, लास्ट थिंग कि हमारे पास जो ये वाला पोर्शन है इसमें आप ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ए और बी का सम या एडिशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल इनिशिएट करवा देता हूँ इंटीजर सम के नाम से। ठीक है, अच्छा ऐसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं और एक ही लाइन के अंदर भी कर सकते हैं वेरिएबल सारे इनिशिएट। अब मुझे क्या चाहिए? इनका सम चाहिए। द वैल्यू ऑफ ए इज दिस, वैल्यू ऑफ बी इज दिस एंड सम इज। अब सम के लिए मैं क्या करूँगा? कॉमा ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ए प्लस बी हो जाएंगे और यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा? परसेंटेज डी एंड सम इज परसेंटेज डी। तो जो सम होगा वो यहाँ पे उठ के आ जाएगा और उठ के कहाँ से आएगा? ए प्लस बी से। ठीक है, ए और बी ऐड होंगे, आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। द वैल्यू ऑफ ए इज 10, द वैल्यू ऑफ बी इज 20 एंड द सम इज 30। ठीक है, तो सम आपका जो है वो बिल्कुल सही दिखा रहा है। अब यहाँ पर आप कोई और सी वैल्यूज़ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कर दिया 20 और यहाँ पे मैंने कर दिया 78। अब जब मैं प्रोग्राम रन करूँगा तो ये बिल्कुल इसके हिसाब से चलेगा। द वैल्यू ऑफ ए इज 20, द वैल्यू ऑफ बी इज 78 एंड द सम इज 98। So this is how your
printf function works.